मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी गैस स्टेट। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने किया था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, यानी गैस स्टेट ये कुछ करेक्टरिस्टिक होती है वो पढ़ी थी। उसके बाद में हमने गैसों के नियम थे, जैसे बॉयल का नियम था, चार्ल्स का नियम था, और ये कंबाइंड गैस इक्वेशन थी। उसके बाद में था आपका आवोगाद्रो का नियम था। उसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ तक का हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो, ठीक है। उसके साथ में छोटे छोटे नियम, जैसे डोल्टन का नियम है, ग्राहम का नियम है, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हिंदी में कहेंगे इसे हम गैसों का अणुगति सिद्धांत, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें देखना सबसे पहले तो ये आएगा कि गैसों का अणुगति सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन बाय। तो एक दो साइंटिस्ट नहीं, इसमें कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आपस में मिलकर सभी ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो जो गैसों के काइनेटिक थ्योरी थी, इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसमें कुछ पोस्टुलेट्स है, जैसे वीबीटी एमओटी के पोस्टुलेट थे, वैसे इसके भी कुछ पोस्टुलेट या अभिक्रिय थे, वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। इसलिए गैसों की अणुगति सिद्धांत के गिवन बाय में हम लिखेंगे उन सभी साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट एक तो था इसके अंदर क्रोनिंग, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत क्रोनिंग, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, वांडरवाल, केल्विन, ये सारे नाम लिख देंगे हम। इसके बाद एक दो लिखे, केल्विन है, जरूरी नाम सारे लिखो, कुछ जितने याद रहे उतने लिखो। वांडरवाल, ये साइंटिस्ट के नाम है सारे। तो गिवन बाय में ये लिखें कि इनके द्वारा गैसों का अणुगति सिद्धांत दिया गया। अब इन सभी ने गैसों के अणुगति सिद्धांत में क्या क्या बताए थे वो रखे जाएंगे इसके पोस्टुलेट्स में, ठीक है। उसके बाद में मेन जो इसका स्टेटमेंट है अणुगति सिद्धांत का वो लास्ट में पढ़ेंगे हम। वो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनके परमता आपके क्या होती है, समानुपाती, ये पढ़ेंगे जो लास्ट में पोस्टुलेट में आएगा। तो इसके गैसों की अणुगति सिद्धांत के पोस्टुलेट में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट आएगा कि प्रत्येक गैस है वो, प्रत्येक गैस कुछ सूक्ष्म अणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, जिन्हें हम कण भी बोल देते हैं, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। यहाँ पे बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। प्रत्येक गैस माइक्रो पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और इन सूक्ष्म कणों को हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या अणु कहेंगे। सेकंड में आता है कि प्रत्येक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, जैसे ए गैस है, दूसरी बी गैस है, तो ए गैस के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इनकी साइज, काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ इनका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये दूसरी गैस के अणुओं से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। एक गैस है ए, दूसरी गैस है बी, तो ए गैस के सभी मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे, बी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स आपस में इक्वल रहेंगे, लेकिन ए और बी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में हम लिखेंगे कि प्रत्येक गैस है उसके मॉलिक्यूल्स या कण हैं वो समान होते हैं, लेकिन ये दूसरी गैस से क्या होंगे, डिफरेंट या अलग होते हैं। तीसरे में इसमें आता है कि तो गैस का होता है टोटल वॉल्यूम, गैस इसमें प्रेजेंट है। अब गैस मॉलिक्यूल से आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं। तो पहला गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, पांचवा ये मान लिया। इस प्रकार से 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो, इस 5 मॉलिक्यूल्स बोले या 5 पार्टिकल्स हैं गैस के, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल वॉल्यूम कौन सा माना जाएगा, ये वाला जिस बॉक्स में इनको रखा है ये हो जाएगा गैस का कुल आयतन, और गैस के अणुओं का कुल आयतन कितना है, ए बी सी डी और ई। मान लीजिए ए बी सी डी ई ये जितनी जगह में प्रेजेंट है उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो इतना है, लेकिन गैस का टोटल वॉल्यूम क्या है,
ये पूरी बाउंड्री के अंदर है वो पूरा क्या आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। अब देखें इसके अंदर कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में थोड़ा सा ही है, यानी इन पांचों को अपन मिलाएं तो ये पांचों का वॉल्यूम सिर्फ इतना ही बनेगा। यहाँ में आ जाएंगे पांचों मॉलिक्यूल्स पास पास में रखे तो, और गैसों का कुल आयतन है इतना, तो गैस का कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन क्या होता है, नेग्लिजिबल या नगण्य होता है। तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे कि गैस का टोटल वॉल्यूम या कुल आयतन गैस के मॉलिक्यूल्स की तुलना में बहुत अधिक होता है, या गैस अणुओं का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नेग्लिजिबल या नगण्य माना जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम। ये हो जाएगा तीसरा पोस्टुलेट कि गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ये रहेंगे इसमें तीन पोस्टुलेट। उसके बाद में देखें नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका। उसके बाद देखें इसमें फोर्थ पोस्टुलेट। देखें फोर्थ पोस्टुलेट में आएगा कि गैस के अणु हैं मॉलिक्यूल्स वो हर संभव दिशा में गति करते हैं। जैसे ये गैस, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल्स की बात करें और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल्स है। अब इन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बोला जाए, गैस मॉलिक्यूल्स है वो हर संभव दिशा में गति करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स इस दिशा में, मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है ये गैस मॉलिक्यूल हर संभव दिशा में गति कर सकता है। वैसे ये गैस मॉलिक्यूल भी किसी भी दिशा में गति कर सकता है, जरूरी नहीं ये मॉलिक्यूल्स जिस दिशा में गति करे उसके अनुसार ये करे। सभी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, किसी भी संभव दिशा में ये गति कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हर संभव दिशा में गति करते हैं। ये गति करते समय ये किसे, ये पात्र सीधी रेखा में गमन करते हैं स्ट्रेट लाइन में, यहाँ करेंगे तो ये नहीं होता कि पहले इधर जा रहे हैं, ऐसे गति में हर संभव दिशा में गति करते हैं। उसके बाद इसमें ये आता है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स गति करते हुए मान लीजिए इससे टकरा गया, इससे टकराया, दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकरा गया, तब ये वापस इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जाएगा सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करेगा। अब हो सकता है ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ गति करता हुआ इस दीवार से वॉल से टकरा जाए, तब भी ये वापस इससे टकराने के बाद में भी वापस सीधी रेखा में गमन करता है। गया पांचवें पोस्टुलेट में क्या आएगा इसके अंदर कि गैस के अणुओं को क्या मानते हैं, इलास्टिक मानते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स को इलास्टिक या प्रत्यास्थ मानते हुए इनकी गति होती है, उनको भी हम क्या मानते हैं कि इसकी जो टक्करें होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स की दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ में, या गैस मॉलिक्यूल्स की ये जो हमने लिया है पात्र इसकी दीवार के साथ में भी जो इसकी टक्करें होती है वो कंप्लीटली क्या मानते हैं, इलास्टिक मानते हैं, कंप्लीटली इलास्टिक मानते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं। तो टक्कर लगने के बाद में गैस मॉलिक्यूल्स की क्या करेगा, केवल ये अपने डायरेक्शन चेंज करेगा लेकिन गति क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, यानी इसकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता टकराने के बाद भी। तो गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए या पात्र की दीवार से टकराए, इन टक्करों को हम कंप्लीटली या पूर्ण प्रत्यास्थ मानते हुए इनकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, और टकराने के बाद में वापस मॉलिक्यूल से वो सीधी रेखा में गमन करने लगता है। अब सिक्स्थ पोस्टुलेट में क्या आएगा कि जब भी गैस का मॉलिक्यूल है वो इस पात्र की दीवार पे टकराता है तो पात्र की दीवार पे कुछ क्या होता है, फोर्स लगता है, दीवार को कुछ बल का अनुभव होगा कि इसके ऊपर ये गैस का मॉलिक्यूल्स आया, इसके साथ में इसने कोलिजन की टक्कर की, टक्कर करते ही गैस की ये जो दीवार है इस दीवार के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, उस बल को यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रेशर के रूप में माना जाता है। ठीक है, और गैस के अणुओं द्वारा गैस के इकाई आयतन पर, इसको मान लीजिए हम इकाई आयतन बोले, 1 सेमी क्यूब बोले, तो 1 सेमी क्यूब में गैस के अणुओं द्वारा लगाए जाने वाले जो प्रेशर होता है, जो फोर्स लगाते हैं गैस मॉलिक्यूल टक्कर के दौरान इस वॉल पे 1 सेमी क्यूब आयतन में, 1 सेमी क्यूब का मतलब होता है इकाई आयतन में, तो उसे हम क्या बोल जाते हैं, गैसेस प्रेशर या गैसीय दाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गैसीय मॉलिक्यूल्स द्वारा
पात्र के गैसीय के इकाई आयतन पर लगाए जाने वाला बल गैसीय दाब के नाम से जाना जाता है। ये हो गए इसके अंदर 6 पोस्टुलेट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट, जो गैस के अणु होते हैं, साथ में लिखा जाए गैस के अणु की जो गति होती है वो किसी भी दिशा में गति करते हैं, उस गति के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 8वें पोस्टुलेट में क्या आएगा इसमें कि गैस अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गैस अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण भी नहीं होता है। ठीक है, तो 8वें पोस्टुलेट में हम यह लिखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है। और इसमें क्या आएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जिसमें वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी गैस मॉलिक्यूल्स पे कार्य नहीं करते हैं। 8वें पोस्टुलेट में दो बातें होगी, आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्टुलेट में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को गैसों के अणुगति सिद्धांत का स्टेटमेंट है वो भी बोला जाएगा। इसके अनुसार गैस अणुओं की सभी के कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, और एक दूसरे से टकराने पर या फिर गैस मॉलिक्यूल जब पात्र की दीवार से टकराते हैं उस समय भी इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, कोई भी कमी उसके अंदर नहीं होती है। तो वो जो गतिज ऊर्जा होती है, तो एक अणु की गतिज ऊर्जा देखें, और या फिर हम देखेंगे गैस मॉलिक्यूल्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसमें गैस वाले इसके अंदर सिस्टम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन सभी की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम किससे देखते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से देखते हैं। उसको हम बोलते हैं औसत गतिज ऊर्जा। औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की ऊर्जा, जैसे ए मॉलिक्यूल्स की, ये 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ए की ई होती है, दूसरे की हो जाएगी Eb, तीसरे की हो जाएगी इसमें Ec प्लस में Ed प्लस में Ee। ये सभी की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है, और इस सभी में इन सभी की संख्या का भाग दिया जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स या गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनके परम ताप के समानुपाती होती है। इसी से गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण है वो बनेगी। तो लास्ट पोस्टुलेट बोले या इस सिद्धांत का स्टेटमेंट बोले वो क्या रहेगा कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है वो इनके परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा जाएगा जिसके समानुपाती में औसत गतिज ऊर्जा होती है वो केल्विन में रहेगा, और केल्विन वाला कौन सा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, और जो टेम्परेचर केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परम ताप। अब ये 0 केल्विन है, ये भी परम ताप है, लेकिन साथ में इसमें 0 आ गया इसलिए इसको परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो भी कहा जाएगा। यहाँ पे 298 केल्विन है, ये भी क्या है, परम ताप है। तो जो टेम्परेचर केल्विन में प्रदर्शित किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन ताप कहा जाता है। ये थे इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। उसके बाद में देखें हम गैसों की जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसकी समीकरण लिखेंगे, इक्वेशन, गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण। डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट अणुगति सिद्धांत है उसकी समीकरण आएगी। देखें समीकरण रहेगी आपकी PV इज इक्वल टू 1/3 mn/v²। अब इस इक्वेशन में PV, P क्या है, V क्या है, M क्या है, N क्या है, V क्या है, ये सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण है वो देखें क्या रहेगी। समीकरण में आएगा आपके PV इज इक्वल टू 1/3 mn/v²। ये रहेगी आपकी गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण। अब इस समीकरण में हमने ध्यान रखना है P क्या है, V के इक्वल में क्या लिखा जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 1/3, M क्या है, N क्या है और V क्या है, ये याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। P क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर,
यहाँ पे गैस के अणुओं का जो कुल दाब है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कुल टोटल प्रेशर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। प्रेशर है V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस जिस भी पात्र में उपस्थित है उसका टोटल वॉल्यूम है वो माना जाएगा यहाँ पे V की जगह वॉल्यूम, और M हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस अणुओं का कुल दाब। यदि ये समीकरण हम पूरे गैस के लिए लिखें, पूरा गैस है सिस्टम को मान लें उसके लिए लिखें तब तो ये पूरे गैस अणुओं का उस सिस्टम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन सभी का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल्स के लिए लिखें तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का क्या है, मास रखा जाएगा। एन यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, गैस मॉलिक्यूल बोले या नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है। v आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, तो इसमें आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि म्यू आर एम एस, ठीक है। r का मतलब है यहाँ पे रूट, m का मतलब है मीन और s का मतलब है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, जिसे कई बार हम सी स्मॉल सी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये रहेगी गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण, और समीकरण में जो लिखे हुए वो क्या क्या है वो भी हमने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में दो नियम और बचते हैं, तो कि गैसों की टेम्परेचर और उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, जो भी हमने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा था कि एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, वो पढ़ना है। उसके साथ में डाल्टन का नियम है और इसके साथ में ग्राहम का विसरण नियम है, तीन नियम ये और है वो भी इसी के साथ में पढ़ लेते हैं। ये सारे नियम इसी थ्योरी से क्या रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए गैसों के अणुगति सिद्धांत के बाद में, उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे इसमें डाल्टन का नियम। डाल्टन इसमें साइंटिस्ट का नाम है। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मैक्सिमम एमपीएस वाली है, एवरेज वेलोसिटी बाद में वापस आएंगी, इनकी समीकरणें हैं किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जाता है ये भी पढ़ेंगे हम बाद में अलग से। यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि काइनेटिक थ्योरी है उसकी जो इक्वेशन है आपके, उसके अंदर जो वेलोसिटी लिखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बोलते हैं, उसे ये पढ़ेंगे हम। देखें लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ठीक है। आंशिक दाब क्या है वो भी पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में, एक तो होता है टोटल कुल दाब और एक होता है आंशिक दाब, ये इसमें साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब क्या है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें लिखा जाता है कि मान लीजिए गैस में टोटल 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको हम अलग अलग करते हैं। पहले मॉलिक्यूल के द्वारा गैस में जो दाब लगाया जाता है, गैस का दाब कौन सा होता है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स जिस भी पात्र में उपस्थित, जिस सिस्टम में ये प्रेजेंट है उस सिस्टम की कुछ बाउंड्री होगी, वाल होगी, दीवार होगी, उस दीवार के ऊपर जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उस दीवार पे कुछ बल लगता है, वो जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैसीय दाब के नाम से जानते हैं। मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल है वो इतना P1 प्रेशर लगा रहा है वॉल के ऊपर टक्कर करने के टाइम, और दूसरा लगा रहा है P2 और तीसरा लगा रहा है P3। टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस पूरे गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाए जाने वाला कुल गैसीय दाब P है, किसके इक्वल होगा, इसमें उपस्थित इस गैसीय मॉलिक्यूल्स में जितने भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन सभी के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर के इक्वल होगा इस सिस्टम का टोटल गैसीय प्रेशर। अब ये जो P1, P2, P3 हैं जो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स के प्रेशर हैं, इनको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये तो है टोटल प्रेशर और ये रहेगा इसके अंदर पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। अब ये P1 पहले गैस मॉलिक्यूल द्वारा जो P1 लगाया था, P1 को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, ऐसे ये पार्शियल प्रेशर है, ऐसे ये पार्शियल प्रेशर है, इन तीनों से मिलाने से क्या बनता है, टोटल पार्शियल प्रेशर या सॉरी इसमें बनता है टोटल प्रेशर बनता है।
तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को या दाब को वहां पे हम आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इसमें पार्शियल प्रेशर। अब इसके बाद में देखेंगे कि हम डोल्टन का नियम है उसमें बताया, हालांकि बताया यही गया है कि किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब है उसमें उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के क्या होता है, योग के बराबर होता है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हो कि मान लीजिए तीन गैसों का मिश्रण, यदि मॉलिक्यूल्स नहीं माने और ये माने कि ये एक मिश्रण है गैसों का, उस मिश्रण में तीन गैसें उपस्थित है, तो पहली गैस के द्वारा उत्पन्न कुल दाब P1, दूसरी गैस का P2, तीसरी का क्या है P3 है। तो ये जो पहली गैस के द्वारा इस मिश्रण में जितना भी दाब लगेगा, जितना कंट्रीब्यूशन करेगा टोटल प्रेशर का, पहली गैस के द्वारा जितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, P1 को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहेंगे। उसी प्रकार से दूसरी गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर क्या हो गया, दूसरी गैस का आंशिक दाब, और तीसरी के द्वारा लगाया जाने वाला हो जाएगा तीसरी गैस का आंशिक दाब। किसी भी प्रकार से देख लो, तो इसके नियम का स्टेटमेंट यही है, जो लास्ट में यही निकल के आएगा कि किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब है उसमें उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, या गैसीय गैस का कुल दाब उसमें उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे देखें किस प्रकार से डिराइव करेंगे हम, ये बनेगा किस प्रकार से, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके इसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखें हम माने कि गैस अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा है उसमें उपस्थित सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर आएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे लिखते हैं कि गैस अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, इसमें एक स्टेटमेंट आएगा पहले, गैस अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसमें उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगी। अब मान लीजिए उस गैस मिश्रण में हमारे तीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तीन तक देख लेते हैं। तो पहले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Ke1, दूसरे को हम बोल देंगे Ke2 और तीसरे को हम क्या बोल देंगे Ke3। ये हो जाएगी इनकी कुल गतिज ऊर्जा। ठीक है, गैस अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, गैस मॉलिक्यूल्स या फिर गैस मिश्रण की कुल गतिज ऊर्जा उसमें उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आ गया इतना। उसके बाद में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, हमने को पता है काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, तो इसमें हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी। अब मान लीजिए माने कि Ke1 को क्या लिखेंगे, तो इसमें हम जो पहली गैस है उसमें m1 लिख देंगे, इसको लिख देंगे v1 लिख देंगे, m2 आगे वाले में m2 v2 लिख देंगे। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। टोटल गतिज ऊर्जा तो किसकी इक्वल होगी, हाफ mv स्क्वायर की इक्वल होगी, और इसमें क्या आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि वन का है ना पहली गैस का, तो दोनों के सामने वन वन लगा देंगे। दूसरी वाले में हाफ m2 v2 की स्क्वायर, तीसरी वाले में हाफ m3 v3 की स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे वाले में इसमें चेंज क्या करेंगे, इसको फिर आएगा कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको n मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाए कि कुल n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसके लिए आएगा, इसमें क्या आएगा हाफ mn v स्क्वायर। n मॉलिक्यूल्स के लिए माने जाए तो इसमें आ जाएगा हाफ mn v स्क्वायर। अब मान लीजिए पहली गैस थी उसमें n1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो n1 आ जाएगा। दूसरी गैस में मान लीजिए क्या है n2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो यहाँ n2 लगा देंगे, और तीसरी गैस में मान लीजिए अपने पास में n3 गैस मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। तीन समीकरण बन गए। अब इसमें समीकरण में चेंज क्या करेंगे, गैसों की अणुगति समीकरण थी तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम काइनेटिक मोलिक्यूलर इक्वेशन ऑफ गैसेज, यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत से क्या आया था अपना PV इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। ये था ना गैसों का अणुगति सिद्धांत में PV इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि PV इज इक्वल टू, मान लीजिए 1/3 है, यहाँ से हमने 2 से ही इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही इसमें क्या दे दिया भाग दे दिया। तो किसी भी चीज में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, उसी नंबर से डिवाइड करने पे उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये करे 2 से 2 कट जाएगा, बचना 1/3 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये m1 v स्क्वायर। इसने बोला कि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या कि इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद में इसमें चेंज क्या आएगा, तो देखिए उसके बाद में इसमें रहेगा कि
इसमें हम वैल्यू वाली रखते हैं, पीवी की जगह क्या वैल्यू आ जाए, इसकी जगह देखें क्या रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें हम इसमें एक स्टेप हो रहेगा चेंज करने के लिए। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू, मान लीजिए इसमें 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 को यहाँ पे लिख देते, तो 2/3 इंटू 1/2 एक ही बात है, रहना यही है सेम। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2/3 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 3/2 और पीवी, क्योंकि इस साइड आएगा ना 3 ऊपर लिखा जाएगा 2 नीचे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mn/v²। ये आ गया अपना। अब इसमें हम इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको, 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 7 तक आ गए। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 7 से क्या चेंज होगा इसके अंदर, होना क्या है, सिर्फ हाफ mn/v² है ना, इनकी जगह ये रखते जाएंगे। अब हाफ mn/v² इसकी जगह ये रख देंगे डायरेक्ट। अब m1 n1 v1 आ गया ना, तो उसमें हम क्या लिख देंगे p के, वॉल्यूम तो सेम रहेगा पूरे गैस मिक्सचर का, सिर्फ प्रेशर चेंज होगा, तो इसको लिख देंगे p1, यहाँ वाले में p2, यहाँ वाले में हम क्या लिख देंगे p3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट में आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 7। देखें 2 and 7 से क्या रखना है, सिर्फ आपको हाफ mn/v² की जगह वैल्यू रखनी है आपको, किसकी, इसकी जगह आपको ये वाली पीवी वाली वैल्यू है वो रख देनी है। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7। ठीक है, देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी जगह डायरेक्ट ये रख देंगे 3/2 पीवी, 3/2 पीवी इज इक्वल टू, अब हाफ mn/v² है, m1 n1 v1 लग जाए तो ये क्या बनेगा p1 बन जाएगा। v1 मत लेगा क्योंकि पूरी गैस का वॉल्यूम क्या है सेम है, तीनों गैस मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम v है, तो v लिख देंगे यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 ऊपर 3/2 p1v प्लस में 3/2 p2v प्लस में 3/2 p3v। ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी 8 नंबर इक्वेशन। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को साफ कर दें, ये वाली सेम ही रहेगी। ये अपनी लास्ट इक्वेशन आई है, इन सभी को मिला करके इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 में मानेंगे ये सभी गैसें एक ही पात्र में उपस्थित हैं, जिन गैसीय मिक्सचर की यहाँ पे बात हो रही है वो सभी गैसें एक ही सिस्टम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनका टोटल वॉल्यूम V है वो तो क्या रहेगा इक्वल रहेगा, समान रहेगा। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, V को वॉल्यूम सेम है तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/2, यहाँ भी वॉल्यूम सेम है और 3/2 3/2 3/2 3/2 ये भी सेम है। या फिर इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम 3/2 और पीवी लिख दिया और यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लिया p1 प्लस p2 प्लस में p3, तो बचेगा कॉमन क्या लिया हमने 3/2 pv को है यहाँ पे हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। एक मिनट रुके भाई, वापिस लिखते हैं एक बार, यानी यहाँ पे क्या है 3/2 pv है, क्या वॉल्यूम की बात हो रही है कैपिटल P है V है सॉरी, यहाँ से कॉमन आएगा 3/2 सभी में, V सभी में कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे P1 यहाँ पे P2 और यहाँ पे क्या बचेगा P3 बचेगा। अब देखिए सेम सेम है ना, तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, V से V कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा P और यहाँ के पे क्या बचा P1 प्लस में P2 प्लस में P3। मान लीजिए गैसीय मिश्रण में 3 गैसें थी, तो पहली गैस का P1 प्रेशर, दूसरी गैस का टोटल प्रेशर P3, तीसरी का सॉरी P2, तीसरी का P3 और पूरे गैसीय मिश्रण का कुल प्रेशर था P। यही इसमें डाल्टन नियम में स्टेटमेंट था जो हमने पहले देखा था कि किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित सभी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है, या फिर किसी गैस का कुल दाब उसमें उपस्थित सभी मॉलिक्यूल्स के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये रहेगा इसमें डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, जिसे हम गैसों के अणुगति सिद्धांत के समीकरण से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद में देखें
नेक्स्ट में रहेगा इसके अंदर ग्राहम का विसरण नियम। डाल्टन के नियम के बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम। और ग्राहम भी इसमें क्या था, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, देखें लिखें। नेक्स्ट रहेगा इसमें डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम। सबसे पहले इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण। तो इसमें गैसों के अणुओं का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो गमन होता है, मोशन होता है, उसे हम विसरण या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो नियम रहेगा इसमें गैसों का विसरण नियम, डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम का विसरण, डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम। ठीक है, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम साइंटिस्ट का नाम है। विसरण परिभाषा डेफिनेशन होती है विसरण डिफ्यूजन की, इसमें आएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो गमन होता है उसे यहाँ पे हम विसरण या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। प्रोसेस होती है एक प्रकार से गैसों की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, विसरण नियम में ग्राहम ने क्या बताया था। तो इसमें हम देखिए लास्ट में आएगा स्टेटमेंट, तो क्या रहेगा, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन और काइनेटिक मोलिकुलर इक्वेशन बोले गैसों की, काइनेटिक मोलिकुलर इक्वेशन ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत की समीकरण क्या थी अपनी, वो थी अपनी PV इज इक्वल टू 1/2 mn(v²). ये थी। अपने को पता है कि गैस मोलिक्यूल्स हैं, उनका मास इनटू में नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, टोटल कैपिटल M के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू कैपिटल M। टोटल ये द्रव्यमान हो गया इसका, इसको हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M। इस पूरे की जगह में क्या लिख दिया, कैपिटल M, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v²। सॉरी यहाँ पे 1/3 था, 1/3 mn(v²). ठीक है, अब क्या करना है, इस v² रूट में स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे को इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ले देते हैं, v² बचेगा, इस साइड 3 ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ये 3 PVM लिखा जाएगा, गुणा में ना इस v² के, तो ये नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये m। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गई। उसके बाद में हमने क्या करना है, ये इसका स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 3PV अपॉन में m और ये रूट। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। उसके बाद में देखें इसमें चेंज क्या रहेगा, अपने को पता है गैस में क्या होता है, अपन डेंसिटी मानते हैं घनत्व, किसके इक्वल होता है, घनत्व को हम कैपिटल D से लिख देंगे, D स्मॉल d लिखेंगे, कैपिटल D एक ही बात है। ये आएगा यहाँ पे m/v, यानी कि गैस निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व है। निश्चित आयतन में उपस्थित मास या द्रव्यमान को बोलेंगे घनत्व। अब इस वाले में भी है देखो, लेकिन m नीचे v ऊपर है, यदि हम इसको उल्टा लिखें तो ये क्या बन जाएगा, v/m बन जाएगा। ये उल्टा लिखा तो इसको भी उल्टा लिखेंगे, 1/d बनेगा। तो यहाँ पे हमने को 1/d लिखना है, किसकी जगह, v/m की जगह। तो इसको यदि हम माने इक्वेशन नंबर 5, तो इसे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे v/m की जगह हम 1/d लिखेंगे, तो 1 को तो रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, d नीचे लिखा जाएगा। तो इसी इक्वेशन से v किसके इक्वल हो जाएगा, रूट में 3p अपॉन में d। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में ये तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, p प्रेशर है, और d इसमें क्या है, डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल्स की या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अपना पता है अपने को गैस मॉलिक्यूल्स का जो विसरण होता है, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मोशन करते जाते हैं, तो उसे हम गैस अणुओं का जो विसरण की गति होती है, या ये गति तो एक प्रकार से वेलोसिटी है, वो उनके किसके इक्वल होती है, वहां पे रूट r के लिए आएगा कि अणुओं के वेग पे निर्भर करती है। जो विसरण की दर होती है वो अणुओं की वेलोसिटी पे निर्भर करती है। विसरण की दर के लिए लिखेंगे कि डिफ्यूजन रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी, गैस अणुओं की वेलोसिटी, गैस अणुओं के विसरण की दर उनकी वेलोसिटी के समानुपाती या इक्वल में रहेगी। तो डिफ्यूजन रेट को हम स्मॉल r से लिखें
तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v के इक्वल आ जाएगी। इक्वल में लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला है मान लीजिए, तो ये v के वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये रेट के भी क्या रहेगा इक्वल, क्योंकि हमने माना है कि डिफ्यूजन रेट वेलोसिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको हम r के साथ में लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 3p अपॉन में, ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 में चेंज क्या आएगा अपना, यदि हम प्रेशर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। यहाँ पे प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो देखें प्रेशर कांस्टेंट रखने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख रहे हैं, ये तो हो गया यहाँ से। प्रेशर कांस्टेंट रखना है इस वाले 7 नंबर इक्वेशन में। ये देखो ये कांस्टेंट है ही, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो ये d क्या हो जाएगा, d बच गया, खाली इसमें डेंसिटी बच गई। देखें इसको हम किस प्रकार से लिखें, हम इसको लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद में 7 नंबर इक्वेशन बाद कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। इसको हम यहाँ नहीं लिखें तो r किसके समानुपाती हो जाएगा, d के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, विद कर्मानुपाती हो जाएगा ये, और 1/√d के क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा। यदि हम इसको r1 मान लीजिए, पहली गैस है उसके विसरण की दर r1, उस गैस के घनत्व के क्या रहेगी, विद कर्मानुपाती। दूसरी गैस है उसको माने तो ये क्या आ जाएगा, 1/r(d2) आ जाएगा। प्रत्येक गैस है उसके विसरण की दर, डिफ्यूजन रेट है उसकी, ये जो डेंसिटी है उसके क्या विद कर्मानुपाती, दोनों को एक साथ में लिखें, यानी कि अपन लिखें r1/r2, तो ये क्या आएगा 1/√d1 इंटू में 1/√d2। यदि हम इसको उठा के लिखें तो ये √d2 ऊपर लिखा जाएगा और 1 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। और इसी में यदि हम चेंज करना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि √d2 ऊपर है ना, √d2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी के साथ में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक साथ में रूट लगाएं तो ये आ जाएगा √d2 अपॉन में d1, यानी r1 का तो d1 के क्या है विद कर्मानुपाती, और r2 का d2 के क्या है विद कर्मानुपाती, ये वाला। और यही ग्राहम का विसरण नियम होता है, ठीक है। तो ग्राहम का विसरण नियम रहेगा ये वाला, आगे समझ में। उसके बाद में देखें ये हो गया आपके ग्राहम का विसरण नियम कि डिफ्यूजन की रेट और डेंसिटी के क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। उसके बाद में देखें लास्ट है गतिज ऊर्जा और ताप में रिलेशन। ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी और उनके टेम्परेचर है, उसमें आपस में रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा और उनके टेम्परेचर में रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अणुगति सिद्धांत है गैसों की गतिज ऊर्जा और उनके टेम्परेचर में रिलेशन क्या है वो देखें हम। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, अपने को पता है वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है। हम लिखेंगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, या फिर अपन बोले काइनेटिक मोलिकुलर इक्वेशन ऑफ गैसेस, गैसों की जो अणुगति समीकरण है वो क्या है अपनी, pv इज इक्वल टू 1/3 mnv²। अब 1/3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, pv इज इक्वल टू 1/3 इंटू में 2/2 mnv²। 2 का गुणा किया इसमें, 2 से भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसको 2 यहाँ ले आए, 1 यहाँ ले आए, और इसमें से m और v को अलग कर दें, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/3 और साथ में n इंटू में एक 1 बच गया और नीचे 2 बच गया, 1/2 mv²। इस प्रकार से लिख सकते हैं इस समीकरण को। अब देखें
समीकरण नंबर 1 हाफ एम स्क्वायर की इक्वल क्या होती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 2/3 n इंटू में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में हम चेंज क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को एक साथ में रखेंगे एक साइड में, बाकी सारे को एक साइड में लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 ऊपर जाएगा 3 PV और 2 और n नीचे जाएंगे, तो ये आएगा यहाँ पे 3 PV अपॉन में 2n, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आगे अपनी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जो हम कल की क्लास में पढ़ के आए हैं n मोल के लिए, तो वो आ जाएगी अपनी PV इज इक्वल टू nRT। n को इस साइड ले जाए तो क्या बनेगा, PV अपॉन में n इज इक्वल टू RT। समीकरण नंबर 5 हो गई है। अब PV अपॉन में n यहाँ पे है, तो PV बाई n की जगह हम क्या रख सकते हैं, RT। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। समीकरण नंबर 4 और 5 से क्या बनेगा कि गैस अणु की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT के इक्वल हो जाएगी। अब पता है अपने को ये 3/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो समीकरण नंबर 6 से हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती टेम्परेचर देगा इसमें। तो 3/2 और आर दोनों ही क्या है इसमें कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, ये वैसे वैल्यू है इसलिए कांस्टेंट है। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल समानुपाती देंगे। इसी समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि गैस अणु की कुल गतिज ऊर्जा उसकी टेम्परेचर के समानुपाती होती है। और टेम्परेचर यहाँ पे जो टेम्परेचर कौन सा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और यही क्या था गैस अणुओं के पोस्टुलेट या अभिगृहित में लास्ट वाला पोस्टुलेट यही था अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो कौन सा होता है इन केल्विन, वो टेम्परेचर जो केल्विन में प्रदर्शित करते हैं वो कौन सा होगा, परमताप होगा। और इसी केल्विन वाले टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल या समानुपाती रहेगी। ये होगा इसमें रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में। आज के लिए इतना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल बिहेवियर से रियल गैस है वो किस प्रकार से डेविएशन शो करते हैं, उसके रीजन क्या है वो करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।